झारखंड बोर्ड क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों को बता दें कि हम लोग का जो है सो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है सो 3 चल रहा है अभी। जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे, 4 5 भी ख़त्म करना है। तो हम लोग आज जो है सो साइंस का पेपर से करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले सेट 2 का सारा सब्जेक्ट हो चुका है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है। एक बार फिर से हम लोग बता दें तो 9 क्लास के सभी बच्चे अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और अपने क्लासमेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मैं कहूँगा, क्योंकि आप लोग का जो सो स्ट्रेंथ जो है सो अच्छा है, और भी अपना जो है सो स्ट्रेंथ बनाएं, ताकि आप लोग अगले क्लास के लिए भी जो सो कंटिन्यू रहो, और हम भी आप लोग के लिए कंटिन्यू रहेंगे। चलिए, सभी को अगेन वेलकम है। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का इंटरफेस, और सभी इंस्ट्रक्शंस को मैं एक बार फिर से बता दूँ कि आप लोग का जो है ना, इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा कि सारे प्रश्न बनाने अनिवार्य हैं, ठीक है। और करीब 40 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, करीब 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और 40 क्वेश्चंस एक मार्क्स के रहेंगे। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग को चार्ट हो घेरा दिया जाएगा, और आपको अगर बी सही लग रहा है तो बी को पूरा कलरफुल मतलब कर देना, अच्छे से कलर कर देना है, कहीं खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, वो भी पेन होना चाहिए बॉल पेन, ना कि जेल पेन, ठीक है। ऐसे पूरा कलर करके आना है। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि त्वरण का SI मात्रक क्या है। त्वरण का SI मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, त्वरण का। इसको लिखते हैं ऐसे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको करेंगे, त्वरण का मात्रक का आंसर सी कर देंगे। सवाल नंबर 2 है कि वेग में परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं? चाल, वेग, त्वरण और विस्थापन। तो वेग में परिवर्तन दर यानी कि रेट ऑफ चेंजर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, उसको वेग बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन दर को त्वरण बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा इसका सी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या एक कार 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर की दूरी, ये सेंटीमीटर नहीं होगा किलोमीटर होगा, ठीक है, गलती से सेंटीमीटर लिख दिया है। 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक कार है, ठीक है। तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है पता है? औसत चाल को बोलते हैं v इज इक्वल टू, है ना, S/T, यानी कि यहाँ पे v जो है आपका औसत चाल है, ठीक है, v औसत चाल है, और s जो है आपका दूरी है। दूरी यहाँ पे 100 किलोमीटर हो जाएगा, और आपका टाइम कितना है? 2 घंटा। काटेंगे 50 बार में तो आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो कहाँ दिख रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा? ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर चलते हैं 4। बोला जा रहा है कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल क्या सकता है? देखिए, बल को बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू M इंटू ए होता है ना, एम ए होता है, पता है ना। बल इक्वल टू M ए, मतलब फोर्स इक्वल टू M इंटू ए। तो फोर्स यहीं छोड़ देंगे। M होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब ये kg वाला आइटम को द्रव्यमान बोलते हैं। 2 kg हो गया, ठीक है, और ए है सो त्वरण को बोलते हैं, है ना। यहाँ पे है ना 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित बोल रहे हैं, त्वरित यानी कि त्वरण कैंची हो गया, त्वरण हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया। तो क्या करना है? इसको गुना कर देना है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, है ना, 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल बार बार घूम फिर के आता है। याद रखना है कि बल की आवश्यकता बोलेगा तो F इज इक्वल टू M ए होता है, M गुना ए इसको बोलते हैं। M हो गया मास यानी कि द्रव्यमान, और ये हो गया आपका त्वरण। गुना कर देना दोनों को, 2 है 20, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। चलो सवाल नंबर चलते हैं 5। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 6, 1/2, 2 और 1/6। तो इसका होगा आंसर राइट 1/6, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा है? धनुष रहता है, धनुष का जो डोरी में खींचते हैं यहाँ पे फंसा करके, वो वाला तीर, इसको खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ध्वनि की डोरी में जो ऊर्जा होती है ना, वो कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। धनुष की डोरी में जो होती है ना, वो गतिज ऊर्जा नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि उसकी एक स्थिति होती है, वो अपना है सो एक अवस्था में रहता है। सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है कि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 12 पूछता है सवाल है। 2 गुना, आधी और 4 गुना और 1/4। कोई वस्तु का वेग 2 गुना कर देंगे ना, तो उसकी चाल जो है सो हो जाएगी आधी नहीं होगा, चौगुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुना। ये सवाल भी रिपीटेड है। किसी वस्तु का वेग अगर 2 गुना कर देंगे ना, वेग यानी कि आपका इसका चाल है ना, भी अगर 2 गुना कर देंगे
वेग दोगुना कर देंगे तो उसका जो है ना उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, डबल। उसका बोल सकते हैं कि 4 गुना। ठीक है, चलो सवाल नंबर चलते हैं 8। अब ये सवाल भी रिपीटेड है। इनमें से तरंग वेग को बोलते हैं ऐसे करके, है ना, v के रूप में दिखाते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा के रूप में दिखाते हैं और आवृत्ति को n के रूप में दिखाते हैं। तो संबंध कौन सा सही है? v इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, या फिर v इज इक्वल टू आवृत्ति बटा तरंग दैर्घ्य, या फिर n इज इक्वल टू, n मतलब होता है यहाँ पे आवृत्ति गुना आवृत्ति इज इक्वल टू तरंग दैर्घ्य गुना ये क्या बोलते हैं इसको, वेग गुना तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य बराबर वेग गुना तरंग दैर्घ्य। ये गलती होगा, ये गलती होगा, ये गलती होगा। इसका आंसर ए सही लग रहा है। ठीक है, ए सही होगा। चलो सवाल नंबर देखते हैं 9 क्या है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऊर्जा को किसे नापते हैं? किलोवाट में, किलो वाट घंटा, या फिर जूल में, या फिर वाट में? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? एनर्जी का मात्रक जूल होता है ना। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि जी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर और जूल। तो जब भी बोलेगा सार्वत्रिक नियम ना, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, 10 का सी कर लेंगे। ठीक है, जब भी आएगा सवाल सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है, तब न्यूटन मीटर स्क्वायर, एन से न्यूटन, एम से मीटर स्क्वायर, और फिर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 11 क्या है। 11 में है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, ठीक है, विस्थापन तो एस शून्य है, तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या होगा? तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? किया गया कार्य है ना, मतलब वर्क बराबर एफ इंटू एस। अब क्या है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल भी यहाँ पता नहीं है ना। जैसे यहाँ पे क्या बोला है ना कि यदि किसी पिंड का विस्थापन मतलब होता है एस एस मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, और बल द्वारा, अब बल यहाँ पे पता नहीं चला बल क्या है, तो बल भी क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? बल भी 0 होगा। तो किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू, वर्क बराबर एफ इंटू एस। एफ भी 0 और एस भी 0, तो 0 गुना 0 0 जूल। ठीक है, इसलिए 0 जूल ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए में है। ठीक है, चलो सवाल नंबर देखते हैं 12। निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा? साइकिल का, कार का, बस का और रेलगाड़ी का? जिसका ज़्यादा वजन है उसका जड़त्व ज़्यादा अधिक होगा। रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 13। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान मतलब m और वेग मतलब v, तो गुणनफल को क्या कहते हैं? m इंटू v। संवेग, आवेग और बल और दाब। संवेग, तो संवेग इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर चलते हैं 14। ध्वनि तरंगे होती है कैसी? ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ध्वनि तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 15 कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा प्रास क्या है? मतलब आदमी का सुनने का जो क्षमता होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज से 2000, और 200 हर्ट्ज से 20,000, और 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 2000 नहीं, 20 हर्ट्ज से 20,000। हाँ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना है। तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर 1 ये। सवाल चलते हैं 16। स्टील का जहाज है ना, पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की काठी पानी में डूब जाता है। इसका जो है सो कारण क्या है? उत्प्लावन। ठीक है, उत्प्लावन में क्या होता है पता है? जहाज का संरचना ऐसे होता है। ठीक है, ये मतलब जहाज है। ठीक है, जहाज है ये। ठीक है, ये जहाज है, पानी में चल रहा है, तो इसका जो जो स्ट्रक्चर है ना, ये पानी में इसको डूबने नहीं देता है। जबकि स्टील का काठी जो होता है ना, काठी ऐसे होता है, काठी सीधा होता है तो डूब जाता है। तो ये जो इसका सरफेस है, इसको जो उत्प्लावन बल लगा रहा है, इसको उत्प्लावकता के कारण इसको डूबने नहीं देता है। ठीक है, सवाल नंबर हो जाएगा 16 का आंसर बी, उत्प्लावन के कारण जहाज नहीं डूब पाता है। ठीक है, पानी में। सवाल 17 है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है जड़त्व के और आरोपित बल के, त्वरण के, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के, यानी कि बल के समानुपाती होती है संवेग परिवर्तन की दर। सवाल 18 है। तत्व का एक उदाहरण क्या है? वायु, पानी, नमक और ऑक्सीजन।
तत्व को बोलते हैं एग्जाम्पल में एलिमेंट। एलिमेंट देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। और नमक में होता है NaCl, यानी कि इसमें 2 गो तत्व है, यानी कि ये यौगिक हो गया। पानी भी H2O है, इसमें भी 2 गो तत्व यानी कि यौगिक हो गया। हवा में बहुत सारा होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारा चीज़ होता है, हाइड्रोजन है ना, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा। ऑक्सीजन में देखो अगर एक तत्व है ना तो वो ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन का O होता है, तो ये इसमें एक ही तत्व है। और जहाँ पे 2 को तत्व मिल गया तो वो क्या तत्व नहीं रहा, वो बन गया यौगिक, इसीलिए बाकी सब यौगिक है, तो ये तत्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। चलते हैं 18 नंबर 19 में चलते हैं। 1 मोल बराबर होता है कितना, 6.022 गुना 10⁻23, या फिर 6.022 गुना 10⁻22, या फिर 6.022 10⁻21 और 6.022 10⁻20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6.022 गुना 10⁻23 कण। ये आपका 1 मोल का होता है बराबर, ठीक है, ये कण। सवाल नंबर 20 चलते हैं। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑक्सीजन का आता है कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो 2 और 6, ऑप्शन नंबर बी है ना। के में जाएगा 2, एल में जाएगा 6, तो 8 हो गया ना। तो इस तरह से हमारा बी हो जाएगा सही। सवाल नंबर 21 चलते हैं कि प्रत्येक कार्बन का जो है सो ये 12 है और ये 6 है ना, इससे कार्बन का द्रव्यमान का संख्या क्या होगा? याद रखना है कि इसमें जो होता है ना, इसमें कार्बन का लिख रहा है यहाँ 12, यहाँ लिख रहा है 6, तो ये होता है द्रव्यमान, ये होता है द्रव्यमान। ऊपर वाला जो होता है द्रव्यमान होता है, और नीचे वाला होता है क्या होता है, संख्या। ये आपका संख्या है, मतलब कार्बन का संख्या 6 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन आता है 6 नंबर पर और इसका संख्या कितना है, 12, नहीं इसका द्रव्यमान कितना है, 12। ऊपर होता है द्रव्यमान, तो यहाँ पर 12 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का द्रव्यमान क्या होगा, 12। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 22 कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे जो है ना परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या A और द्रव्यमान है ना A प्लस Z और A और प्लस Z और A माइनस Z और Z माइनस A। तो इसमें याद रखना है ना कि परमाणु क्रमांक जो होता है ना, परमाणु क्रमांक से घट जाता है परमाणु द्रव्यमान, इसीलिए A माइनस Z सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर चलते हैं 23 कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव और गैस, और इनमें से कोई नहीं। अणुओं की सबसे अधिकतम ऊर्जा पाई थी पता है किसमें? गैस में पाई थी। इसलिए क्योंकि ठोस में अगर हम बर्फ लेते हैं तो बर्फ का सारा कण क्या होता है, आपस में चिपका होता है, ठीक है। द्रव में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कण फैला होता है, और गैस में उड़ते रहता है ना। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसे पाता है? गैस में। इसका ऊर्जा कभी भी शांत नहीं मिलेगा, ठीक है। हवा देख लीजिए आप, ठीक है, धूल कण देख लीजिए कितना स्पीड में उड़ता है। सवाल नंबर चलते हैं 24 से। 10 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम क्या है? तो सेल्सियस है ना, तो C इक्वल टू होता है 273 प्लस 10, नहीं, ये होता है K इज इक्वल टू 273 प्लस C, ठीक है। तो केल्विन में सारा आंसर दिया हुआ है, 273 लिखेंगे प्लस 10, 283 हो जाएगा। 283 कहाँ दिख रहा है? ये आपका 273 केल्विन हो जाएगा, बी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना है कि सी में आंसर रहेगा केल्विन, तो सेल्सियस में रहेगा क्वेश्चन, तो केल्विन में निकालना आंसर। तो केल्विन का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 273 प्लस के, नहीं K इज इक्वल टू 273 प्लस C, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये C को जोड़ देंगे 10 तो हो जाएगा 83 हो जाएगा, 273 10 83 है ना, ऑप्शन नंबर बी। सवाल चलते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल और वायु। वायु में बहुत सारे मिश्रण पाता है ना, बहुत सारे इसमें गैस होते हैं। आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। वायु में बहुत तरह के गैसेस होते हैं, मिश्रण पाए जाते हैं। सवाल है 26 है कि ये आपका है सो क्लोरीन है, ठीक है, नहीं क्लोरीन है, क्लोरीन का आयन है सो ऋण आयन है, ऋण आयन मतलब इसका 1 है, ठीक है। तो में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो क्लोरीन का होता है कितना नंबर पता है? तो क्लोरीन का जो संयोजकता होता है ना, पहले क्लोरीन का निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन का निकलता है 2 8 2 और 7 17 ना, इसका आता है 17 नंबर, 2 8 10 हो गया, 10 7 17, तो ये 7 है, लेकिन इसको अधिकतम 8 होना चाहिए, तो इसमें 1 और घट रहा है। तो कुल मिलाकर है ना, बाहरी कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए इसका जो है सो संयोजकता जो है सो 1 का बन रहा है, तो 7 और 1 8 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। संयोजकता मतलब उसको 8 पूरा कराना है, ठीक है। सवाल से चलते 27 चलते हैं। 27 देख रहे हैं क्या है कि रदरफोर्ड का अल्फा किरण जो है सो अल्फा किरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो ये केंद्रक के कारण जो है सो ये अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, है ना। उसमें रदरफोर्ड का इस तरह से था, ऐसे ऐसे बहुत सारा अल्फा कण था ऐसे, ठीक है। और यहाँ से क्या किया, वो लाइट गुजारा। लाइट अगर गुजर गया तो यहाँ पे केंद्रक है, अगर लाइट गुजर गया तो नहीं, केंद्रक जहाँ रहता था ना वहाँ से आता था, ऐसे टकरा और वह रिफ्लेक्ट कर जाता था, है ना। और यहाँ से गया तो सीधे पार हो गया, तो ये पार हो गया। ये केंद्रक से आता था ना तो टकरा के वापस आ जाता था, केंद्रक से टकराने के बाद वापस आ जाता था। तो इस तरह से इसका प्रयोग था, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा परमाणु केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल देखते हैं 28। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा क्या। तो पता है हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन का होता है H2 है तो 1 गुना 2 क्या आएगा, बराबर 2 आएगा। ऑक्सीजन का होता है कितना, संख्या 8 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 8 गुना 16, ठीक है। तो कितना हो गया 16 और 2 18, इसका हो गया 18 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 0.5 बोला है, अच्छा एक मिनट 0.5 बोला है, तो 18 को 0.5 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 18 × 90 यानी कि 9.0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 9, ठीक है। फिर समझ लो कि यहाँ पे द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जो भी हमारा दिया हुआ है ये यौगिक, उसको क्या करना है, पहले तोड़ना है। हाइड्रोजन में 2 अणु हैं, यानी कि 2 गुना हाइड्रोजन का संख्या होता है पहला, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 8 नंबर पर, है ना। और ये क्या है ना, ये आपका है सो इसका होता है परमाणु द्रव्यमान होता है, एक मिनट, इसका संख्या 8 हो गया। और हाइड्रोजन जो है सो जो कि सम संख्या में आता है तो 2 से गुना करके आ जाएगा 16, सम संख्या में 2 से गुना करते हैं, और विषम संख्या में 2 + 1, तो कितना होगा 16 दूनी 32। एक मिनट हो गया, गलती हो रहा है, एक मिनट। तो 8 दूना 16, यहाँ पे 2 होगा तो 16 आएगा, ठीक तो था। अब दोनों को जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 18 ग्राम। अब यहाँ पे 18 ग्राम जो निकला है ना, ये H2O का द्रव्यमान निकला है। H2O का मतलब मोलर द्रव्यमान निकला है, मतलब जल का द्रव्यमान 18 ग्राम निकला है। लेकिन यहाँ पे 0.5 बोला है, तो 0.5 से गुना कर देना है, तो हो जाएगा 18 × 5 = 90 हो जाएगा, और 0 मतलब 0.1 अंक पे लेगा, तो यानी 9 ग्राम। 9 ग्राम आपका है सो बी नंबर ऑप्शन में है सही। चलते हैं 29 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो सूती, ठीक है, सूती आरामदेह होता है, ठीक है। पॉलिस्टर, सिल्क और सिंथेटिक नहीं चलता है। चलते हैं 30वां प्रश्न। निम्नलिखित मिश्रणों से विलयन का पहचान कैसे करेंगे। मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु। तो निम्नलिखित मिश्रणों से विलयन का पहचान कैसे करेंगे। तो विलयन होगा समुद्री जल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 31। किनाल किरणें किसका किरण पुंज है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा किरण। तो किनाल किरणें जो है सो प्रोटॉन का किरण पुंज है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन हैं, ठीक है। किसी तत्व के न्यूट्रॉन 18 है और 17 प्रोटॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है। 18 + 17 35 कितना जाएगा 35। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 12 पूछता है, 35 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ते हैं तो निकलता है परमाणु द्रव्यमान। चलते हैं 33 नंबर सवाल। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यान, सोडियम आता है 11 नंबर पर। तो K पे ले लेगा 2, L पे ले लेगा 8 और M पे ले लेगा 1, यानी कि 2 8 1 कहाँ है 2 8 ऑप्शन नंबर डी, डी। है ना। यही हो जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलते 34। 1.8 ग्राम H2O में अणु की संख्या। तो अणु की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे होगा पता द्रव्यमान बट्टा यहाँ पे आपका होगा तत्व या यौगिक जो भी है, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ 1.8 ग्राम, तो 1.8 ग्राम ऊपर रखेंगे, ठीक है, बटे तत्व जो है आपका क्या है जल है, ठीक है। जल का कितना होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन का 1 नंबर पे होता है संख्या और 2 तो 2 लेगा। और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 2 18 हो गया, 18 रहेगा नीचे, और इसको उड़ा देंगे तो हो जाएगा 180, ठीक है। और अब इसको करना है
एक मिनट, एक बार फिर से समझेंगे कि अणुओं की संख्या निकालने बोलेगा ना, तो अणुओं की संख्या का फॉर्मूला होता है, अणुओं की संख्या, उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो भी द्रव्यमान दिया है ऊपर रहेगा, द्रव्यमान ऊपर रहेगा बट्टा, ठीक है, द्रव्यमान ऊपर रहेगा और आपका जो तत्व का जो मोलर मास रहेगा नीचे, मतलब मोलर द्रव्यमान नीचे रहेगा, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान, यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं मोलर। तो यहाँ पे जो तत्व का जो है ना वो द्रव्यमान कितना है, 1.8 ग्राम, मतलब इसका द्रव्यमान 1.8 ग्राम हो गया। और मोलर द्रव्यमान कितना पता है, जल का होता है 16, ठीक है, हाइड्रोजन लेगा 2 और ऑक्सीजन लेगा कितना 16, 16 2 18 होता है, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन का होता है 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16, इनकी कुल मिलाकर हो गया 18। 18 रखेंगे नीचे और गुना कर देंगे किससे पता है, 6.022 गुना 10⁻23, ये होता है आपका अणुओं की संख्या है निकालने का ये फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, ये उड़ाएंगे तो हो जाएगा 180, तो 18 का 18 दे 180। अब ये एक जीरो काटेंगे ना तो यहाँ से 23 का एक जीरो लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻22, यानी कि ये जीरो काटने हैं तो इसके लिए क्या हो गया, 23 का जीरो जो था ना एक तो घट जाएगा तो 22 बन जाएगा, यानी कि 22 वाला आंसर सही होगा। पावर 22 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं 34 हो गया, 35 चलते हैं। आत्महत्या की थैली जो होती है, यानी कि आत्महत्या का थैला किससे कहा जाता है, लवक, लाइजोसोम, रेतिका और केंद्रिका। तो लाइजोसोम होता है ना, लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक है, याद रखना। सवाल चलते हैं 36, कोशिका का पावर हाउस इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ए और बी और बी सी डी गलती हो जाएगा। सवाल चलते हैं 37, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं किसमें, जाइलम में, फ्लोएम में और वसी उत्तक में, पेशियम में, तो जाइलम में पाता है, ठीक है, ट्रैकिड्स जाइलम में पाया जाता है। मलेरिया का रोग भाग क्या होता है, तो मच्छर, ठीक है। 39 है, ओजोन गैस पाई जाती है किसमें, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में और बाह्य मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में। 40 प्रश्न देख रहे हैं, क्या है कि पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाता है क्या, जैव रसायन, चट्टान, फल और कार्बोहाइड्रेट पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ पाया जाता है, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। इसका हो जाएगा जैव रसायन, ठीक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, तो जैव रसायन पदार्थ कहलाएगा वो। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जस्ता, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्वेश्चन अगर आया था। तो सूक्ष्म जो होता है ना, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जस्ता, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पादप और जंतु कोशिका में जो प्रमुख अंतर होता है क्या होता है, पोषण संबंधी, गति संबंधी और वृद्धि संबंधी और श्वसन संबंधी। तो गति संबंधी है ना, मतलब जो है प्रमुख अंतर, हम पादप कोशिका भी गति करता है, अच्छा रुको, पोषण संबंधी, श्वसन और वृद्धि। पौधा गति नहीं करता है, हम लोग गति करते हैं। पौधा गति करता है मतलब अपने जगह पे हिलता है, लेकिन हम लोग चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, पौधा दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, वो गति करेगा। तो गति संबंधी अंतर पाया जाता है पौधों में और हमारे में, ठीक है। बाकी श्वास वो भी लेता है, हम भी लेते हैं, वृद्धि वो भी करता है, हम भी करते हैं, पोषण वो भी करता है, हम भी करते हैं, पौधे भी करते हैं, कहने का मतलब। चलते हैं सवाल नंबर 43, क्या है, मेंढक है उभयचर, सरीसृप, कृमि और ऑर्थोपोड। तो उभयचर हो जाएगा, ठीक है, उभयचर जो पानी में भी पाया जाता है और मिट्टी में भी, जमीन में भी पाया जाता है, वो होता है मेंढक उभयचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सी है, एक विश्वव्यापी बीमारी जो है सो क्या है, बुखार है, हैजा है, सिर दर्द और एड्स है, एड्स। एक संक्रामक रोग कौन सी है, बताओ जी, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग और हैजा। तो हैजा जो है संक्रामक रोग है, ठीक है। सवाल चलते हैं 46, ओजोन है द्रव, वाष्प, ठोस और गैस। राइट आंसर हो जाएगा डी, गैस, ठीक है, ओजोन एक गैस होता है। ईडीबी क्या है, धूमक, उर्वरक और हार्मोन और प्रतिजैविक। ईडीबी हो जाएगा धूमक, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 48 देखते हैं, क्या है कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में
वार्षिक वलय बनते हैं? संवहन उत्तक, पार्श्व विभजितक और शीर्ष विभजितक और दृढ़ उत्तक। तो हो जाएगा इसका दृढ़ उत्तक। ठीक है, दृढ़ उत्तक कारण क्या होता है? वार्षिक वलय बनता है पौधों का उत्तक में। 49 नंबर है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? 21%, 78% और 0.03% और 0.007%। 78%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 78%। और आखिरी है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। नहीं, कोशिका भित्ति। पादप बोलेगा तो कोशिका भित्ति और जंतु बोलेगा तो प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो पादप कोशिका के चारों क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो करीब इसमें हमने 50 क्वेश्चन करवाया। 50 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 40 क्वेश्चन आप लोग को आएगा, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, इसमें 50 मैंने करा दिया। तो ये प्रैक्टिस सेट था, इसलिए प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। तो आप लोग इसी तरह से रिवाइज करते रहे, अपनी तैयारी करते रहें सभी लोग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार।